दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन अमरनाथ जी के जिसमें स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर मैं बिहार एसएससी जी के जीएस का एक वीडियो डेली लेकर आ रहा हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी बिहार एसएससी पीटी 1 की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको यहाँ से ज़रूर एक प्रश्न देखने को परीक्षा में मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का प्रैक्टिस सेट देखिए। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 56 है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, पहली बार एशियाई खेलों में क्रिकेट को किस वर्ष में शामिल किया गया था? तो दोस्तों, सही आंसर है 2010 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, 2010 ईस्वी में पहली बार एशियाई खेलों में क्रिकेट को शामिल किया गया था। दोस्तों, 2014 में हुए एशियाई खेलों में भी क्रिकेट को शामिल किया गया था। दोस्तों, 2023 में आयोजित 19वें एशियाई खेलों में पहली बार भारतीय क्रिकेट ने भाग लिया था और इसमें स्वर्ण पदक जीता था। दोस्तों, प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन 1991 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। दोस्तों, एशियाई खेलों की सर्वाधिक बार मेजबानी थाईलैंड द्वारा 4 बार की गई। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो दोस्तों, सही आंसर है असीरगढ़, ऑप्शन नंबर बी, जिसे कि दक्कन का दुर्ग भी माना जाता है। दोस्तों, असीरगढ़ दुर्ग को दक्कन की कुंजी माना जाता है। दोस्तों, असीरगढ़ किला को अहिर राजवंश के राजा आसा अहिर ने बनवाया था। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित एक गांव है जो उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र तल से 250 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, इसे बड़े दक्कन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण भारत का दरवाज़ा। दोस्तों, इतिहासकारों इसका बाब ए दक्कन यानी कि दक्षिण द्वार और कलौद ए दक्कन यानी कि दक्षिण की कुंजी के नाम से उल्लेख किया है। दोस्तों, अकबर ने 1601 ईस्वी में असीरगढ़ के किला को जीत लिया, जो अकबर का अंतिम विजय अभियान था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो दोस्तों, सही आंसर है सांची, ऑप्शन नंबर बी, सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है सांची को। दोस्तों, सांची यह मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा नगर है। सांची स्तूप को सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था। दोस्तों, धमेक स्तूप सारनाथ स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। धमेक स्तूप ही वह स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने शिष्य को प्रथम उपदेश दिए थे। दोस्तों, अगला प्रश्न है, जातक कथा संबंधित है? तो दोस्तों, सही आंसर है गौतम बुद्ध। जातक कथा यह संबंधित है गौतम बुद्ध से। दोस्तों, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है, वह जातक कहलाता है। दोस्तों, यह पाली भाषा में लिखा हुआ है। दोस्तों, हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाओं के साथ वर्णित है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। दोस्तों, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहा जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को किस शीर्षक से अनुवाद किया है? तो दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिर्रा ए अकबर। दोस्तों, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद को सिर्रा ए अकबर शीर्षक से अनुवाद किया है। दोस्तों, इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी थी। दोस्तों, शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। मज्जम उल बहरीन दारा की मूल रचना है। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह
बदखशी का शिष्य था? दोस्तों 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में दारा एवं औरंगजेब के बीच धर्मट का युद्ध हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई थी। दोस्तों वहीं सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी को दारा एवं औरंगजेब के बीच में हुआ था। वहीं दोस्तों देवराई की घाटी में मार्च 1659 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसमें दारा का हार हुई और इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1959 को उनकी हत्या कर दी गई। दोस्तों अगला प्रश्न है, मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो दोस्तों सही आंसर है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत यह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा आरंभ किया गया था। दोस्तों डॉक्टर अम्बेडकर ने 3 अप्रैल 1927 को मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन किया था। दोस्तों इसके जरिए उन्होंने ब्राह्मणवाद व मनुवाद को निर्णायक रूप से चुनौती दी थी। दोस्तों जुलाई 1924 ईस्वी में अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई थी, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। दोस्तों अगला प्रश्न है, किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों यह लिखा था R.C. मजूमदार ने। दोस्तों भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 ईस्वी को दोस्तों भारत सरकार द्वारा R.C. मजूमदार को 1857 ईस्वी के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। सरकारी समिति से अनबन होने के कारण उन्होंने यह कार्य करने से इनकार कर दिया। और दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक सही सुमेलित है? तो दोस्तों सही सुमेलित है आपका ऑप्शन नंबर सी, दी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, ये सही सुमेलित है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन है? तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली। दोस्तों भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम पुर्तगाली थे। दोस्तों व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम पुर्तगाली थे। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकत पर 17 मई 1498 को पहुंचा था। पर दोस्तों वहीं वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक थे, जो अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 17 मई 1498 ईस्वी को पहुंचा था। दोस्तों कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए युग का शुभारंभ हुआ। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया, जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला। दोस्तों पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी यह 1502 ईस्वी में भारत आया था। वहीं पर आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों ये 1602 ईस्वी में भारत आया था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो दोस्तों ये 1608 ईस्वी में भारत आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो दोस्तों ये 1616 ईस्वी में आए थे। फ्रांसीस ईस्ट इंडिया कंपनी ये 1614 ईस्वी में भारत आए थे।
स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दोस्तों ये 1731 ईस्वी में भारत आए थे। दोस्तों अगला प्रश्न है, सत्रावसान करना राष्ट्रपति की किस शक्ति से संबंधित है? तो दोस्तों सही आंसर है विधायी शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। सत्रावसान करना राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 85 में सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित प्रावधान है। संसद का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। भारत में 3 प्रकार के सत्र होता है, जिसमें पहला है बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है, और दूसरा मानसून सत्र जो जुलाई से सितंबर तक चलती है। तीसरा है शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक चलता है। दोस्तों अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल को विधानसभा का आहूत सत्रावसान और भंग करने का अधिकार है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अभिलेख न्यायालय है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय और ऑप्शन नंबर बी उच्च न्यायालय। दोस्तों ये अभिलेख न्यायालय है। तो दोस्तों इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी हो जाएगा। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पास अभिलेखीय न्यायालय के अंतर्गत 2 शक्तियां प्राप्त हैं। पहला, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही और उसके फैसले सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्ष्य के रूप में दर्ज किए जाते हैं तथा किसी अन्य अदालत में चल रहे मामलों के दौरान इन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। दूसरा, ये रिकॉर्ड विधिक संदर्भों की तरह स्वीकार किए जाते हैं। इनके पास न्यायालय की अवमानना करने पर दंडित करने का अधिकार है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय है। वहीं पर दोस्तों अनुच्छेद 215 के अनुसार प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय हाईकोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आपका सही आंसर है अक्टूबर 1962 ईस्वी। भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था अक्टूबर 1962 ईस्वी में। दोस्तों चीन द्वारा 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को अप्रत्याशित रूप से भारत पर हमला किया गया था, जिसे 1962 के भारत चीन युद्ध के नाम से जाना जाता है। दोस्तों चीन ने 21 नवंबर 1962 को भारत के आक्रमण करने के पूर्व ही एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, कारगिल युद्ध के दौरान कौन भारत के प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों सही आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मई से जुलाई 1999 ईस्वी तक भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। दोस्तों इसमें भारतीय सेना के द्वारा घुसपैठियों को रोकने के लिए 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय शुरू किया गया, जिसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रियाल। तो ईरान की मुद्रा का नाम रियाल है।